गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 3 सुनेली का कुआं पढ़ेंगे। इस कहानी में जो मुख्य बिंदु हैं और जिन बातों को लेकर ये कहानी लिखी गई है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नंबर 2, हमें अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य का सबसे मुख्य आभूषण विनम्रता है। 4, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में आपको निम्न बातें समझाई गई हैं। सबसे पहली बातें कि कोई भी कार्य हो बिना परिश्रम किए पूर्ण नहीं हो सकता है, और हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें उसका दृढ़ संकल्पी होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें अपने मन में ठान लेनी चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। तीसरा, अगर हमें कोई भी बड़ा पद मिल जाए या हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन हमें अपनी विनम्रता को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे मुख्य आभूषण विनम्रता ही है। नंबर 4, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम कई बार कोई भी कार्य करते हैं, एक बार में पूर्ण नहीं होता, हमें दूसरी बार प्रयत्न करना चाहिए, दूसरी बार में पूर्ण नहीं होता, तीसरी बार प्रयत्न करना चाहिए। हमें मालूम है कि कोई भी कार्य, कठिन कार्य करने के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना आवश्यक है। बच्चों, अब मैं इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझाऊंगी। शब्दावली। ढाड़ी। ढाड़ी का अर्थ होता है बच्चों छोटी सी बस्ती जहां एक ही परिवार के लोग रहते हैं। समझिए बच्चों, एक ही परिवार यानी दादा, परदादा, उनके भी दादा, इस प्रकार एक ही परिवार के 5-6 परिवार रहते हैं, उसे ढाड़ी कहा जाता है। परदादा। परदादा किन्हें बोलते हैं? पिताजी के दादा। लकड़ दादा, दादाजी के दादाजी। सीमांत, जहाँ सीमा समाप्त हो, यानी जहाँ पर सीमा का अंत हो। विकट। विकट यानी गंभीर। पानीदार। पानीदार का अर्थ होता है इज्जतदार। एक पानी का अर्थ होता है जल, लेकिन एक जो पानीदार शब्द यूज करते हैं उसके लिए अर्थ होता है इज्जतदार। थारी, तुम्हारी या आपकी। ये कहानी राजस्थान की है, इसीलिए इन शब्दों का आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो थारी शब्द का अर्थ होता है तुम्हारी या आपकी। बींदनी। बींदनी राजस्थान में बहू को कहते हैं। ढोर। ढोर का अर्थ होता है मवेशी। मवेशी में बकरी, भेड़ आदि। खेजड़ा। बच्चों, खेजड़ा किसको बोलते हैं? एक शमी का पेड़ होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, आप लोग उसे कैक्टस भी बोलते हैं। ऊंदरो। ऊंदरो बोलते हैं चूहों को। पनहड़ी। पनहड़ी होता है वह स्थान जहाँ पर पानी का घड़ा रखा जाता है। वह स्थान जहाँ पर हम पानी के बर्तन रखते हैं उसे राजस्थान में पनहड़ी कहा जाता है। कहानी। बच्चों, हम कहानी पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वाक्यों में इस कहानी की पूरी रूपरेखा बताना चाहूँगी। प्रस्तुत कहानी राजस्थान की लोक कथा है, जिसमें गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान का वर्णन है। बच्चों, आपको मालूम है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा ऐसे इलाकों में है जहाँ पर रेत पाई जाती है, और रेत राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थल है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। यह कहानी हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि
परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बच्चों, ये कहानी आपको किसी भी कार्य को परिश्रम पूर्ण करने की प्रेरणा देगी। जैसा कि गांव की बहू ने अपनी सूझबूझ से गांव वालों को पानी की परेशानी से मुक्ति दिलाकर दिखलाया। बच्चों, इसमें एक गांव की बहू है, वह अपनी सूझबूझ और परिश्रम से उसने गांव वालों को पानी की जो परेशानी थी उससे मुक्ति दिलाई थी। अब हम कहानी पर आते हैं। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। बच्चों, परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। अमृत का अर्थ यही नहीं कि वही अमृत जिससे हम अमर हो जाते हैं। अमृत का अर्थ होता है कोई भी कठिन वस्तु, कोई भी कठिन लक्ष्य हमें परिश्रम से ही प्राप्त होता है। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। इस कहानी की मुख्य पात्र सुनेली है। बच्चों, सुनेली इस कहानी की मुख्य भूमिका निभाने वाली है। राजस्थान। बच्चों, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था नरसी की डाड़ी। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की संतानें थीं। बच्चों, हमने पढ़ा था ना, दाढ़ी का अर्थ होता है जहाँ पर 4-5 परिवार रहते हैं, और परदादा यानी पिताजी के दादा, लकड़दादा यानी दादा के भी दादा, परदादा के भी दादा। इस गांव में सबसे विकट समस्या जल की थी। विकट समस्या यानी गंभीर समस्या। इस गांव में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या किसकी थी? जल की थी। लेकिन वे लोग अपने पुरखों यानी पूर्वजों की डाड़ी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। गंभीर समस्या होने के बावजूद पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, और इतना ज़रूरी होने के कारण भी वे 5 परिवार अपने पूर्वजों की जो जगह थी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। राजस्थान में सबसे कीमती वस्तु पानी है। बच्चों, आप लोग जानते हैं जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ पर पानी की वैल्यू सोने चांदी से भी ज़्यादा होती है। तो सबसे कीमती वस्तु पानी है। जो लोग शहरों में रहते हैं वे पानी का मूल्य क्या जाने। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इसीलिए हमें पानी का मूल्य नहीं मालूम, हमें पानी की कीमत नहीं मालूम। राजस्थान के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। बच्चों, अब हम इस कहानी की मुख्य पात्र सुनेली की ओर चलते हैं। सुनेली बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ा रही है, यानी अब वो बूढ़ी होती जा रही है, और पिछले 50 वर्षों से इस गांव को श्राप देती आ रही है। क्या श्राप दे रही है वो? नरसी की ढाड़ी मर जावे थारी नानी। सुनेली जब इस गांव में बींदनी बनकर आई थी, यानी बहू बनकर आई थी, तब उसकी सुंदरता सोने के समान दमकती थी। बच्चों, इसका अर्थ है सुनेली बहुत सुंदर थी, उसका रंग सोने के समान चमकता था। शायद इसी कारण उसका नाम सुनेली पड़ गया था। लेकिन ढाड़ी की झुलसती तपती रेत में उसका सोने जैसी सुंदरता थी ढल गई। आपको मालूम है बच्चों, राजस्थान में रेत पाई जाती है और वो रेत बहुत तपती है, तो उसका जो वर्णन है, सुनेली के रूप का वर्णन है, बुढ़ापे आते आते उसका सोने का रंग कैसा हो गया था? बिल्कुल तांबा जैसा हो गया था, तपता गया उसमें। सुनेली जब से इस गांव में आई, उसे
कभी सुख नहीं मिला। वह 4-4, 5-5 कोस दूर कुएं से पानी लेकर आती थी। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता था, नरसी की ढाड़ी मर जावे थारी नानी। बच्चों, वो पानी लेने के लिए इतनी दूर दूर तक जाती थी कि उसे बहुत गुस्सा आता था। वह बहुत थक जाती थी। कई बार उसकी तबीयत भी खराब होती थी, कई बार उसका शरीर भी दर्द करता था। लेकिन बच्चों, पानी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। और राजस्थान में औरतें सिर पर घड़ा रखकर दूर दूर तक पानी की तलाश में जाती हैं और वहाँ से पानी भरकर लाती हैं। यही कारण था कि उसके मुंह से नरसी की ढाड़ी के लिए श्राप निकलता था। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लेकर ढाड़ी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। बच्चों, खेजड़ा हमने पढ़ा था, जो पौधा लगा होता है रेगिस्तान में, शमी का पौधा, आप लोग कैक्टस बोलते हैं। तो उसकी जड़ कैसी थी? गीली थी, यानी उसमें गीली मिट्टी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा ऊंदरों ने बिल बनाया होगा। ऊंदरों यानी चूहों ने बिल बनाया होगा। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से दौड़ती हुई घर पहुंची और उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। बच्चों, उसे ये उम्मीद हुई थी कि जहाँ पर ऊंदरों ने बिल बनाया है, चूहों ने बिल बनाया है, वो जगह बहुत ही ज़्यादा नमी वाली होगी, सॉफ्ट होगी, तभी तो वहाँ पर गीली मिट्टी दिखाई दी। और जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी होती है, वहाँ पर पानी की संभावना होती है। और यही विश्वास सुनेली के मन में आ गया था। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर उसके दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापू, माँ पागल हो गई है। माँ कह रही है कि फावड़ा लेकर चलो, कुआं खोदेंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा घर जाता है तो देखता है कि सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ ऊंदरों ने बिल बनाया है वहाँ मिट्टी गीली है। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाए तो पानी जरूर निकलेगा। बच्चों, सुनेली को अब दृढ़ विश्वास होता जा रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी सूझबूझ पर और अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास हुआ। उसे अपने परिश्रम पर भी विश्वास था कि मैं यदि यहाँ पर कोशिश करूँगी तो पानी अवश्य निकलेगा। इसीलिए उसने अपने पति और अपने बच्चों से ये बात कही। सुनेली की बातें सुनकर उसका पति भी हंसने लगा। बच्चों, सुनेली की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। पहले उसके बच्चे उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उसे पागल कहने लगे, और उसके बाद उसका पति भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। बच्चों, सुनेली ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने ठाकुर की एक बात नहीं सुनी और फावड़ा उठाकर खेजड़े की तरफ चल दी। बच्चों, सुनेली काफ़ी देर बीतने के बाद भी घर वापस नहीं लौटी तो उसके पति को चिंता हुई। उसने अपने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करो। लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया
खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनैली तन मन से कुआं खोदने में लगी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। शाम के समय दोनों माँ बेटे घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाड़ी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा बेटा जागा तो उसने देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, माँ शायद ठीक कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। बच्चों, उसके बेटे को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस सूखे रेगिस्तान में एक खेजड़े का ही पेड़ क्यों हरा भरा रहता है, यानी उसको कहीं ना कहीं से पानी मिल रहा है, उसकी जड़ में पानी लग रहा है, तभी तो वह हरा भरा है। हमें भी माँ का साथ देना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। दोनों खेजड़े के पास पहुँचे तो देखा कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से चली आ रही है। बच्चों, सुनैली सबसे पहले पानी का घड़ा भरकर ला रही थी तो बच्चों ने देखा कि माँ में कितना फुर्ती है, कितनी तेजी से वो अपना काम कर रही है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये पानी का घड़ा कुछ ही दिन मुझे दूर से लाना पड़ेगा, उसके बाद तो हमारा खुद का कुआं होगा और हम उसमें से पानी लेंगे। अपनी माँ का जोश देखकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदने लगे। यह देखकर सुनैली को बहुत गर्व हुआ। अब उसके दोनों बेटे भी उसके साथ थे और बोली, शाबाश मेरे बछेरों। बछेरों का अर्थ होता है बच्चों। शाबाश मेरे बच्चों, इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। सुनैली अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने लगी। अरे 6-6 हाथ हों तो कुआं क्या, पाताल भी खोदा जा सकता है। इसका अर्थ है, सुनैली कहना चाह रही है कि 2 हाथ मेरे और 4 हाथ तुम दोनों बच्चों के, हम लोगों के पास 6 हाथ हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कुआं तो बहुत छोटी सी चीज है, हम पाताल को भी खोद लेंगे। अरे 6 नहीं 8 हाथ कहो। यह कहते हुए सुनैली का पति बोला, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा। बच्चों, अब उसका पति भी उसके साथ आ गया था, वह भी कुआं खोदना चाहता था। देखकर सुनैली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। अब उसका पति भी उसके साथ था। इस प्रकार उसके हाथों को ऐसा लग रहा था कि जितना हाथी में बल है, उसके हाथों में उतना ही ताकत आ चुकी है। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा। तभी शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। बच्चों, जब भी कोई असंभव कार्य किया जाता है तो ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखते हैं इनमें कितना सब्र है, और जहाँ परिश्रम करते हैं वहाँ पर हमारे अंदर सब्र का होना आवश्यक है। यही हुआ सुनैली के परिवार के साथ। उन्होंने बहुत गड्ढा खोद लिया था, लेकिन शायद ईश्वर उनकी और परीक्षा लेना चाहता था और परिश्रम करवाना चाहता था। इसीलिए शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। दाढ़ी वाले मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनैली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने हमें बुद्धि और हाथों में ताकत दी है। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। यहाँ पर भी उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि दिन में आंधी आएगी और दिन में थकान भी ज़्यादा होगी,
पसीना आएगा। इसलिए अब उसने यह निश्चय किया कि दिन में हम आराम करेंगे और जब ठंडक हो जाएगी तो चांदनी रात में कुआं खोदेंगे। तुम लोग कुआं खोदो, मैं मिट्टी उठाकर दूर तक फेंकती रहूंगी। अब उन लोगों ने तय किया कि जो उसका पति था और दोनों बच्चे थे वे कुआं खोदेंगे और वो जो मिट्टी निकलेगी उसे सुनैली दूर फेंकती रहेगी, जिससे कि वो मिट्टी वापस गड्ढे में ना जा सके। सभी पूरी शक्ति से इस कार्य में जुट गए। अब उनका कार्य और साहस देखकर गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए और सभी कुआं खोदने में जुट गए। और बच्चों, उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन सुनैली का संकल्प और सभी लोगों का परिश्रम सफल हुआ। कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुएं में मीठा पानी निकला और देखते देखते कुएं में 10 हाथ पानी चढ़ आया। देखा बच्चों, जो लोग पहले सुनैली का मजाक उड़ा रहे थे वही लोग उसके साथ लग गए और सभी की मेहनत का असर हुआ और कुआं भर गया। सुनैली खुशी से पागल हो उठी। वह चिल्ला उठी, नरसी की ढाड़ी की जय। सभी ने उसका साथ दिया। तब ढाड़ी के एक बुजुर्ग ठाकुर ने कहा, जय तो सुनैली की बोलनी चाहिए। सभी सुनैली की जयकार करने लगे। सुनैली गर्व से फूल उठी। वह बोली, नहीं बापूजी, ये सभी की मेहनत से हुआ है। देखिए बच्चों, पहले सुनैली का सभी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में इसी कार्य के लिए उसे सबकी तारीफ भी मिली। तब भी सुनैली को घमंड नहीं हुआ, उसको अभिमान नहीं हुआ, उसके अंदर विनम्रता थी। तभी तो उसने बोला कि अकेले उसकी मेहनत से नहीं हुआ है। वह बोली, ये सभी की मेहनत से हुआ है, मैं अकेली क्या कर सकती थी। ठाकुर बोले, बींदनी, यह आपकी ही हिम्मत है। बींदनी बच्चों राजस्थान में बहू के लिए बोला जाता है। तो जो बूढ़े ठाकुर थे वे बोले, बहू, ये आपकी ही हिम्मत से हुआ है, नहीं तो ऊंदरे बिल भी बनाते हैं और खेजड़े भी उगते हैं। उन्होंने कहा कि चूहे बिल भी बनाते हैं और जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं वो भी हैं। मैंने 80 बरस इस धाड़ी में काट दिए, अब तक किसी की अक्ल में यह बात नहीं आई कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बच्चों, ये बात केवल सुनैली के ही दिमाग में आई थी कि जहाँ पर चूहे बिल खोद रहे हैं वहाँ की मिट्टी नाजुक होगी, नर्म होगी, और जहाँ मिट्टी नर्म है, गीली है, वहाँ पर पानी की भी संभावना है। और जहाँ पर वो खेजड़े का पौधा है, जो कैक्टस का पौधा है, वो हरा भरा है। तो ये बात गांव के किसी के भी मन में नहीं आई थी। इसी बात की तारीफें सुनैली को मिल रही थी। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि आज भी उस कुएं में अथाह पानी रहता है। लोग उसे सुनैली का कुआं कहकर पुकारते हैं। बच्चों, अंत में इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है उसको मैं आपको एक कबीरदास जी के दोहे द्वारा समझाना चाहूँगी। श्रम ही ते सब होत है, जो मन सखी धीर। श्रम ते खोदत कूप ज्यों, थल में प्रकटे नीर। अर्थात परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं, बस मन में धीरज होना चाहिए। ये परिश्रम ही है जो कुआं खोदते हुए उस धरती में से पानी प्रकट हो आता है।
बच्चों, अब मैं इस कहानी की मुख्य पात्र सुनेली के चरित्र का चित्रण बताना चाहूँगी। बच्चों, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है सुनेली, वो एक राजस्थान की बूढ़ी महिला थी। उसने अपनी पूरी जवानी रेगिस्तान की तपती रेत में पानी भरकर लाते हुए बिता दी थी और बुढ़ापे में इस उम्र में भी उसकी बुद्धि ने काम दिया और उसने वहाँ पर पानी का कुआं खोदकर दिखाया। तो मैं कुछ उसकी चरित्र की विशेषताएं यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहूँगी। सबसे बड़ी चरित्र की विशेषता थी कि सुनेली बहुत परिश्रमी थी। वह अपने परिश्रम से पानी भरकर लाती थी और जो कुआं खोदा गया वो भी उसके परिश्रम का ही फल था। नंबर 2, सुनेली दृढ़ संकल्प वाली थी। उसकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि यहाँ पर कुआं भी खोदा जा सकता है, पानी भी मिल सकता है, लेकिन वह अपने संकल्प पर दृढ़ रही। उसका मजाक बनाया गया, उसकी बातों को हंसी में उड़ाया गया। उसके पति ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यह उसका दृढ़ संकल्प ही था कि आज उस ढाड़ी में पानी का कुआं है जो कि सुनेली का कुआं नाम से विख्यात है। बच्चों, सुनेली में बुद्धि थी, वह बुद्धिमान भी थी। जो बात किसी के दिमाग में नहीं आई कि इस सूखे रेगिस्तान में एक खेजड़े का ही पौधा हरा भरा क्यों है, यानी इसकी जड़ को कहीं ना कहीं से पानी मिल रहा है, लेकिन यह बात सुनेली के दिमाग में आई और उसने इस असंभव कार्य को भी सफल कर दिखाया। सुनेली बहुत ही धैर्यवान थी। उसके मन में बहुत धैर्य था। एक बार कुआं खुदने के बाद जब आंधी से वह गड्ढा भर गया, उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से गड्ढा खोदना शुरू किया। उसके मन में धीरज था, धैर्य था। वह अपने कार्य को अंजाम देना चाहती थी और उसने यह कर दिखाया। बच्चों, सुनेली में विनम्रता भी थी। जब कुआं खोदने का सारा श्रेय उसे दिया गया तो उसने अपने श्रेय को ना मानकर उसने सभी गांव वालों और अपने पति का श्रेय माना। इस प्रकार उसने अपनी विनम्रता को दर्शाया। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमने पूरा पाठ पढ़ा है, कहानी को अच्छे से समझा है। अब उसमें दिए हुए कुछ क्वेश्चन को, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुनेली किस गांव में रहती थी? इसका उत्तर है सुनेली नरसी की ढाड़ी गांव में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, नरसी की ढाड़ी में कुल कितने परिवार रहते थे? इसका उत्तर है नरसी की ढाड़ी में कुल 5 परिवार रहते थे। तीसरा प्रश्न है, नरसी की ढाड़ी में विकट समस्या क्या थी? गंभीर समस्या क्या थी? बच्चों, हमें मालूम है नरसी की ढाड़ी में विकट समस्या पानी की थी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुनेली के कितने बेटे थे? उत्तर, सुनेली के 2 बेटे थे। बच्चों, अब हम भाषा से संबंधित, ग्रामर से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसे मैंने नाम दिया है भाषा की दुनिया। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव से तत्सम रूप लिखिए। अब बच्चों, तत्सम रूप कौन से होते हैं? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से
हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं और तद्भव शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। हाथ, हाथ का तत्सम रूप होगा हस्त। काम, काम का तत्सम रूप होगा कार्य। शाम का तत्सम रूप होगा सायं। गांव, ग्राम। मछली, मीन। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ये वही शब्द हैं जो कि आपकी कहानी में आए हुए हैं और इनके हमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। सबसे पहला है पानी, पानी, जल, नीर। आँख, नयन, नेत्र। फूल, पुष्प, सुमन। ईश्वर, परमात्मा, भगवान। औरत, महिला, स्त्री। बच्चों, इस प्रकार आज हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 सुनेली का कुआं पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ठीक प्रकार समझ में आ गई होगी। थैंक यू।